พ่อฉันขับรถไม่เป็น वेलकम डियर ऑकर्ड, स्वागत है आपका लियो मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं घास फूस न जमने वाली एक बंजर जमीन को, जहां दो लोग छिपकली जैसे कई प्राणियों को ट्रैप में फंसाकर उनको उठा रहे होते हैं। लगता है ये उनको घर ले जाकर पकाना चाहते हैं। वैसे ही ट्रैप में फंसे हुए एक प्राणी को एक आदमी उठाकर अपने झोले में भर रहा होता है। तब उसके साथ आया हुआ उसका दोस्त कहीं दिखाई नहीं देता और वो जब उसको ढूंढ रहा होता है तभी रास्ते में उसको एक बड़ा सा खड्डा दिखाई देता है और वो सोचता है कि यहाँ पर आते समय तो एक भी गड्ढा नहीं था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। और ऐसे सोचते समय अचानक उसका दोस्त उस खड्डे से ऊपर आकर कहता है मुझे बचाओ और चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसको बचाने से पहले ही उसको कोई अंदर खींच लेता है। तब ये आदमी खड्डे में झांक कर देखता है कि आखिर वहाँ पर है क्या, और पता नहीं वो ऐसा क्या देख लेता है कि डर के मारे वहाँ से तेजी से भागने लग जाता है और सीधे अपनी बाइक में बैठता है। लेकिन कुछ देर में उसकी बाइक अपने आप आगे चली जाती है और वो वहीं ठहरा हुआ रहता है। तभी हम देखते हैं कि उसको एक जायंट लेजर्ड यानी कि एक बड़ी छिपकली पकड़ रही होती है। फिर उस आदमी की कहानी भी खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं हमारे हीरो काऊ को, जो एक क्लब में कोई रैप सॉन्ग गा रहा होता है और वो बेहद ही अच्छा गाता है, जिसके लिए ऑडियंस उसकी खूब तारीफ भी करती है। फिर कुछ देर बाद थककर वो कोई एनर्जी ड्रिंक पीने लग जाता है और उसके बगल में उसकी असिस्टेंट जेन बैठी होती है। असल में काऊ कोई एल्बम तैयार करने का काम कर रहा होता है और अगर वो एल्बम लोगों के दिलों को छू लेती है तो उसको म्यूजिक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए काफी मौके मिल सकते हैं। और इसी के बारे में काऊ जेन से बातें करता है। तभी अचानक वहाँ पुलिस आकर अनाउंस करती है हमें खबर मिली है कि इस क्लब में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और हम यहाँ पर सभी को चेक करने के लिए आए हुए हैं। अब ये सुनकर काऊ जैसे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, तभी पुलिस उसे जाने नहीं देती। वो कहता है सर मैं तो यहाँ सिर्फ गाना गाने के लिए आता हूँ और मैंने जो ड्रिंक ली है वो बस एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन पुलिस उसको जाने से रोक देती है और कहती है कि हमने जब तक टेस्ट नहीं करे कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर उसने जो एनर्जी ड्रिंक पी होती है उसको टेस्ट करके पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ है और इसलिए तुम पर केस लगाया जाता है। असल में तो काऊ को ये तक पता नहीं होता कि उस ड्रिंक में क्या मिलाया गया था। उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर एक काम किया है और उसको फंसाया गया है। फिर क्या, उस पूरे शहर में काऊ की बदनामी होने लग जाती है और उसने जो एल्बम तैयार की होती है उसे भी रिलीज नहीं करने देते और बैन ही कर देते हैं। और इस तरह उसके सारे पैसे जो उसने एल्बम में लगाए थे वो सभी नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे समय में एक दिन जब जेन उसके घर में उससे मिलने आती है, वो कहती है अरे तुम बीती हुई बातों को क्यों याद कर रहे हो और क्यों दुखी हो रहे हो, अब आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। इस पर काऊ गुस्से में उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे घर में मत आना। तभी जेन को एक फोन कॉल आता है और उससे कहा जाता है कि उसके दादाजी गुजर गए हैं। असल में काऊ और जेन के दादाजी एक ही व्यक्ति हैं क्योंकि वे दोनों कजन्स हैं। तो ये खबर सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और खासकर काऊ, उसको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि वो अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था। वो अपने दादाजी के साथ रहकर ही बड़ा हुआ था। उसके दादाजी मशीन से जमीन को खोदकर उसमें से पानी निकालने का काम किया करते थे और तब वो काऊ को इस जमीन का कितना महत्व है और इसके अंदर के पानी को हमको कैसे बचा कर रखना चाहिए ये सारी बातें बताया करते थे। अब ये सब सोचते हुए काऊ गाँव में होने वाले अपने दादाजी के घर में चला जाता है। अब वहाँ जाते ही उसका एक पुराना दोस्त यो उससे मिलने आता है और वो काऊ से कहता है कि अरे भाई तुम आ गए, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था और अब तुम काफी बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हारे गानों को भी सुनता हूँ और सच में मुझको बहुत ही पसंद आते हैं। इस तरह की वो दोनों बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन आती है जिसका नाम है फॉन। काऊ बचपन से ही फॉन को बहुत पसंद करता था और तो और उन दोनों के पापा भी पहले से बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फॉन के पापा ने काऊ के पापा को वादा किया होता है कि वो अपनी बेटी की शादी काऊ से ही करवाएंगे। अब क्योंकि उनके गांव में ज्यादातर बंजर जमीन होती है इसलिए वहाँ के लोग छिपकली जैसे छोटे छोटे प्राणियों को ट्रैप में फंसाकर उनको मार कर खाते हैं और इसीलिए बचपन में काऊ और फॉन उन फंसे हुए प्राणियों को निकालकर उन्हें बाहर छोड़ देते थे। फॉन 10 साल पहले इस गांव को छोड़कर चला गया था और अब 10 सालों बाद वो इस गांव में आया है और फॉन से मिल रहा है। तब फॉन उससे पूछती है क्या तुम्हें अपने गांव में वापस आने के लिए इतना टाइम लग गया। वो जवाब देता है कि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। तभी वो कहती है अरे मेरे YouTube चैनल में तो 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी रहते हो। क्या तुम्हें पता है दादाजी तुम्हें कितना प्यार करते थे और तुमसे मिलने की भी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। ये कहकर वो उसको डांटती है और फिर दादाजी को श्रद्धांजलि देकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका दोस्त यो उसको एक पुरानी कार के पास लेके जाता है और उसे कहता है देखो इस कार को चलाकर ही तुम्हारे दादाजी इस गांव में खड्डा खोदकर पानी निकालने का काम किया करते थे, क्यों ना हम इसको ठीक करें और फिर हम भी इस पर चक्कर लगाकर आ जाएंगे। अब ये सवाल पूछते ही उस गाड़ी के कुछ स्पेयर पार्ट्स टूटकर नीचे गिर जाते हैं, यानी वो काफी पुरानी कार होती है। अब अगले सीन में उन 2 लोगों को दिखाते हैं जिनको हमने शुरुआत में देखा था, जिन्हें उस विशाल छिपकली ने कीचड़ में डुबोकर रखा होता है। तब वो दूसरा आदमी अपनी आंखें खोलकर देखता है और जब वो उसके दोस्त को बुलाने की कोशिश करता है तब वो बेहोश रहता है। उसी समय अचानक वो छिपकली उसको काट लेती है और जब उसका खून दूसरे आदमी के चेहरे पर पड़ता है तो वो भी होश में आने लग जाता है और तभी वो छिपकली उसे भी काट कर खा लेती है।
अब काओ को दिखाते हैं जो एक कमरे में खड़ा है। लगता है वो अपने बचपन में इसी कमरे में रहा करता था और वो वहाँ रखे हुए अपने दादाजी की तस्वीरों को देखकर बहुत उदास हो रहा होता है। और तब उसके मोबाइल में यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो पता चलता है कि फोन ने अपने चैनल में एक वीडियो बनाई है। अब क्योंकि वो 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार हो चुकी है, इसलिए उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक प्रतियोगिता रखती है और उसी के बारे में वो बात कर रही होती है। प्रतियोगिता ये होती है कि उस बंजर जमीन को खोदकर जो उसमें से सबसे पहले पानी निकालेगा उसे फोन 10 लाख रुपए इनाम में देगी। और उस वीडियो को देखते ही काओ बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अगर वो इस प्रतियोगिता में जीत जाता है तो वो उन इनाम वाले पैसों से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है। और फिर वो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना एक प्लान बनाता है। अब वे तीनों उसके दादाजी की गाड़ी को ठीक करते हैं और उसे चलाने लायक बनाकर प्रतियोगिता में लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ जाते ही वे देखते हैं कि उनकी तरह वहाँ और भी 20-30 लोग अपनी गाड़ियों को लेकर प्रतियोगिता जीतने के लिए आ रखे हैं। फोन भी इस गांव के शरीफ से अनुमति लेते हुए 4-5 पुलिस अफसरों को अपने साथ लेके आई होती है। अब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोग आ जाते हैं और फोन अपने हाथ में माइक पकड़कर प्रतियोगिता के कुछ नियम को बताने लगती है। वो कहती है कि यहाँ के 10-15 एकड़ की जमीन में आप लोग कहीं भी खो सकते हो और एक से ज्यादा खड्डे भी खो सकते हो, लेकिन जिस टीम के खड्डे में से सबसे पहले पानी निकलेगा उसी को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वो आगे कहती है कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले हम सभी को एक फ्लेयर गन देंगे और जो भी ये काम सबसे पहले पूरा करेगा उसको फ्लेयर गन चलानी है ताकि सभी को पता चल जाए कि किसने काम पूरा कर लिया है और उसी को वो इनाम दिया जाएगा। और अब प्रतियोगिता भी शुरू हो जाती है। फिर सभी उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या क्या करना होगा इस बारे में डिस्कस करते हैं। उसी समय वहाँ पर एक महंगी कार आती है और उसमें से एक अमीर भाई साहब उतरते हैं जिनका नाम मई है। अब उसको देखकर सभी घबरा जाते हैं क्योंकि अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है तो जाहिर सी बात है कि वह जीतेगा, लेकिन वो तो पहले से अमीर है और 10 लाख रुपए का वो करेगा क्या। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर क्यों आया है, सभी इस बात की चिंता करते रहते हैं। और फिर पता चलता है कि वो फोन को पसंद करता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ही वो यहाँ पर आया होता है। फोन फ्लेयर गन को शूट करके प्रतियोगिता को शुरू कर देती है। फिर सभी लोग अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं। अब मही के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स होती हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करके पानी किस जगह पर है और उसको निकालने के लिए कितनी गहराई तक खोदना होगा, ये सारी बातें वो अपने आदमियों से पता करवा लेता है। अब काओ की टीम को दिखाते हैं जो अपने दादाजी की सिखाई हुई बातों को याद करते हैं क्योंकि काओ के दादाजी ने उसको सिखाया था कि ये पानी की प्रोसेस कैसे काम करती है। अब उन पार्टिसिपेंट्स में से एक बेवकूफ इंसान भी होता है। वो अपने हाथ पर एक पत्ते को पकड़कर अपनी टीम से कहता है, मेरे हाथ में जो है वो एक मंत्र किया हुआ पत्ता है और यही हमें आज यहाँ से पानी निकालने में मदद करवाएगा। ये कहकर वो अपने 2 दोस्तों को भी एक एक पत्ता दे देता है और उसके बेवकूफ दोस्त भी बिना कुछ सोचे समझे उन पत्तों को लेकर पानी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब रास्ते में चलते समय उनको एक बाइक नजर आती है और ये वही बाइक है जो शुरुआत के सीन में वो आदमी छोड़कर गया था। तब ये दोनों सोचते हैं कि इस बेवकूफ के साथ मिलकर काम करने से तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और इसीलिए हम इस गाड़ी को ले जाकर बेच देते हैं और उससे हमको काफी पैसे मिलेंगे। ये सोचकर वो उस बाइक में बैठकर उसको चलाकर जाने लग जाते हैं। अब बाइक को चलाते समय उनके पीछे से उस जमीन में से उनकी तरफ कुछ आने लग जाता है और उसको देखते ही वो दोनों जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है। फिर अचानक उनके सामने एक बड़ा खड्डा खुल जाता है और दोनों बाइक के साथ उस खड्डे में गिर जाते हैं और उनके गिरते ही वो खड्डा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब यहाँ मैप की मदद से काओ और उसके दोस्त पानी की खोज में निकलते हैं, लेकिन उनको कहीं भी पानी का संकेत नहीं मिलता। अब काओ का खुद पर से विश्वास ही उड़ जाता है और सोचता है कि अब इस प्रतियोगिता में हमारी हार पक्की है और ये सोचकर वो अपनी कार में बैठ जाता है। तभी उसको उस कार के डैशबोर्ड में एक गोल्ड मेडल दिखता है। असल में ये गोल्ड मेडल काओ ने बचपन में जीती होती है और उस समय उसके दादाजी ने उससे वादा किया था कि वो उसे गोल्ड मेडल देने वाले फंक्शन में जरूर आएंगे, लेकिन अंत में किसी कारण से वो आ नहीं पाए और इसी बात से काओ को बहुत दुख भी हुआ था और तब से उसने अपने दादाजी से बात करना बंद कर दिया था और इसीलिए वो उस गाँव को छोड़कर बाहर निकल गया था। इतने सालों बाद भी वो अपने दादाजी से नाराज था। ये सब सोचकर वो फिर उस कार में कुछ ढूंढने लग जाता है और तब उसको वहाँ पर एक नक्शा मिलता है। उसमें पानी कहाँ पर मिल सकता है और कहाँ खोदने पर जल्दी पानी मिल सकता है, ये सभी बातें उस नक्शे पर उसके दादाजी ने मार्क की होती हैं। अब वे उनके नए मैप को दादाजी के पुराने मैप के साथ तुलना करते हैं और पानी कौन सी जगह पर मिल सकता है ये ढूंढने लगते हैं। वहाँ धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है और वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि अब हम घर जा रहे हैं, कल वापस आकर खोदेंगे और ये कहकर वो निकलने लगते हैं। लेकिन कोई कोई काफी दूर से वहाँ पर आए होते हैं और वे लोग वहीं ठहरने का फैसला करते हैं। उनमें से एक टीम वहीं बैठकर एक छिपकली को पकड़कर खा रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी बहुत शराब भी पी लेता है और कहता है मुझे सुसु आ रही है और अकेले में उठकर चला जाता है। फिर वो अपने गिलास से चांद को देखते हुए कुछ गाने गाने लग जाता है और तब उसे दूर से कुछ उड़कर आता हुआ नजर आता है और वो सोचता है कि ये तो काफी बड़ी तितली है, लेकिन वो असल में तितली नहीं विशाल छिपकली होती है और वो उस आदमी का सर अलग करके उसको फेंक देता है। अब उसका खून उसके दोस्तों के सामने आकर गिरता है, जिसको देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भागकर अपनी कार में जाकर बैठने लगते हैं। लेकिन उनकी कार की चाबी वहां पर नहीं होती
और चाबी को ढूंढते समय उनकी कार लड़खड़ाने लग जाती है और वो छिपकली अपने नाखून को उस कार में घुसा देती है। इससे घबराकर वे दोनों बाहर उठकर भागने लगते हैं और तब ये टोपी वाला इंसान कहीं पर गिर जाता है और वहाँ वो उसके मरे हुए दोस्त को देखता है और उसी के पास कार की चाबी होती है। वो उससे चाबी ले लेता है और फटाफट कार में जाकर बैठकर उसको स्टार्ट करता है और जैसे ही वो कार को स्टार्ट कर रहा होता है तो उसके सामने उसका दूसरा दोस्त खड़ा दिखता है और वो उसे कहता है कि अरे दोस्त, चाबी मिल गई है, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन वो वहां से हिलता ही नहीं है और फिर ये कार से उतरकर ये देखने के लिए जाता है कि उसको हुआ क्या है और फिर वो देखता है कि उसके सर पर एक लंबा नाखून घुसा हुआ है और गौर से देखने पर वो उस छिपकली को उसके सामने खड़ा देखता है। डर के मारे कांपकर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अगले दिन फॉन और पुलिस उन तीनों इंसानों को ढूंढने लगते हैं जो गायब हुए हैं। वे उनकी कार के पास आते हैं और तलाशी लेते हैं। उनकी कार भी वहाँ पर होती है और उनकी सारी चीजें भी वहाँ पर होती है, लेकिन वो तीनों ही कहीं नजर नहीं आते क्योंकि उस छिपकली ने उनको खा जो लिया है। तब फॉन उस पुलिस से पूछती है कि उन तीनों को क्या हुआ होगा, वो कहाँ गए होंगे। पुलिस जवाब देती है कि ये हमें भी नहीं पता, इस गांव में ऐसे पहले भी हुआ है और कई लोग अचानक गायब हो जाते हैं और उनको क्या हुआ है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। तब फोन ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है और उसे कहती है कि आप ये सब क्या कह रहे हैं, फिर तो ये प्रतियोगिता रखने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए हमें इस प्रतियोगिता को बंद करना होगा। और उसी समय पुलिस को मही का कॉल आता है और वो उससे कुछ बातें करता है। तब पुलिस मही से कहता है कि अरे भाई, यहाँ 3 लोग गायब हो चुके हैं और इस प्रतियोगिता को बंद करने की बातें हो रही है। तब मही उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, अगर इस प्रतियोगिता को बंद करवाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। क्योंकि मही ये सब कुछ फोन के लिए कर रहा होता है। अब गांव की टीम को दिखाते हैं जो दादाजी के नक्शे को प्रयोग करके एक लोकेशन पर जाती है। वहाँ एक छोटी गुफा होती है और वे उस गुफा में जाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वहाँ पर काफी अंधेरा भी होता है। उस गुफा में रास्ता खत्म ही नहीं होता और ये तीनों काफी दूर तक चले जाते हैं और रास्ते में जब वे जांच करते हैं तब उन्हें साइड की दीवार गीली नजर आती है और उस दीवार पर कुछ घास भी उगी हुई होती है। वे अनुमान लगाते हैं कि उस गुफा में जरूर पानी मिलने की संभावना है और ये सोचकर बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने पानी को ढूंढ लिया और हम ही इस प्रतियोगिता को जीतने वाले हैं और हमें 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये सब वे मजे से कह रहे होते हैं। तब यो के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और वो यहाँ पर देखने लग जाता है कि है क्या। तब काऊ से पूछता है तुम्हें क्या हुआ है और क्या देख रहे हो। वो कहते हैं मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, लगता है यहाँ पर चमगादड़ है। वो ये कहकर अपना मुंह बंद ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर छिपकली आकर उससे अपने मुंह से उठा लेके जाती है और ये देखकर काऊ और जेन बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से चिल्ला चिल्लाकर भागने लगते हैं। अब यहाँ मई पानी होने वाली जगह पर कुछ बॉम्ब रख देता है और ये देखकर फोन उसे कहती है ये सब तो मेरे नियमों में नहीं था, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसी समय काऊ वहाँ पर तेजी से भागकर चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि यहाँ कोई बड़ी छिपकली है जो हमको पकड़ने आ रही है, यहाँ से फटाफट निकलो, और उसने हमारे एक दोस्त को भी मार दिया है। लेकिन फोन उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करती। तब वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी चिल्लाते चिल्लाते अचानक एक खड्डे में गिर जाता है और ये देखकर सभी को काऊ की बातों पर यकीन होने लगता है। फिर सब डर कर भागते हैं और पास में एक ट्रक में चढ़कर खड़े हो जाते हैं। तभी वो छिपकली एकदम से उनके सामने आकर खड़े होकर अपना मुंह खोलती है। लगता है वो सभी को एक साथ काट कर खाना चाहती है, लेकिन तब तक सभी लोग इस ट्रक से कूदकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। अब ट्रक के फ्रंट साइड में मही और जेन बैठे हुए होते हैं और जब वो पुलिस वाला भी उस गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है तब मही दरवाजे को लॉक कर देता है और बस फिर क्या, पुलिस उस छिपकली का शिकार बन जाता है। फिर वो छिपकली काऊ और फोन को पकड़ने के लिए जाती है। तभी वे दोनों एक खड्डे में जाकर छिप जाते हैं। वो छिपकली भी वहां जाकर उनको खाने की कोशिश करती है, लेकिन तब जेन उस ट्रक के हॉर्न को लगातार बजाती रहती है और उसकी आवाज को सुनकर छिपकली फिर से ट्रक के पास चली जाती है। अब काऊ और फोन जिस गुफा में छिपे हुए थे वो गुफा कहीं खत्म नहीं हो रही होती है और वो काफी दूर तक चलते रहते हैं। वे आगे बढ़ते ही रहते हैं इस आशा में कि ऐसे चलते चलते शायद वे बाहर निकल जाएं। लेकिन अगले सीन में दिखाते हैं कि जेन और मही जो उस ट्रक में छिपे हुए थे वो जैसे ही गाड़ी से बाहर चारों ओर देखते हैं तो उन्हें वो छिपकली कहीं भी दिखाई नहीं देती और वे सोचते हैं कि शायद वो वहां से चली गई होगी। फिर वे जब गाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने के शीशे में छिपकली का हाथ आकर गिरता है और वो छिपकली उस गाड़ी पर ही बैठकर सो गई होती है। अब अगर वे बाहर निकलेंगे तो उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, ये सोचकर वहीं बैठे रहते हैं। यहाँ काऊ और फोन जब उस गुफा में चल रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में छिपकली के बड़े बड़े अंडे नजर आते हैं और अगर उन अंडों में से बड़ी बड़ी छिपकली बाहर आ गई तो काऊ के पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। फिर वे वहां यो को देखते हैं जिसे उस छिपकली ने मारकर वहीं सील करके रखा होता है। यहाँ जेन अपने मोबाइल फोन से चेक करती है कि असल में छिपकली कर क्या रही है, तो वो वहां पर खराटे मारते हुए सो रही होती है और तब मही कहता है मेरी कार पास में ही है और अब ये छिपकली भी गहरी नींद में है, इसीलिए हम तुरंत यहाँ से निकलकर मेरी कार में बैठ जाते हैं और हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। फिर जेन पहले ट्रक से बाहर उतरती है और जल्दी उस कार तक पहुंच जाती है।
लेकिन मही अपने कार तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके सामने छिपकली की पूंछ होती है और जेन से कार का दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता है। इसलिए मही अपने हाथ में रखे रिमोट से उसे अनलॉक कर देता है और ठीक उसी वक्त पर छिपकली जाग जाती है और वो मही को काट कर खा लेती है। अब ये देखकर जेन जल्दी जल्दी कार में जाती है और वहाँ बैठकर सुरक्षित रहती है। यहाँ फोन काऊ से कहती है कि इस छिपकली ने जिन लोगों को पकड़ कर रखा है उन सभी को हमें बचाना होगा, हम उन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तब काओ स्वार्थी बनकर जवाब देता है कि हम सिर्फ खुद को बचाकर यहाँ से निकलेंगे, हमें औरों की चिंता नहीं है। तो फोन उसे कहती है कि अगर तुम्हारे दादाजी यहाँ पर होते तो इस तरह लोगों को मारने के लिए छोड़कर कभी नहीं जाते। वो कहता है कि तुम्हें मेरे दादाजी के बारे में नहीं पता और वो इतने भी अच्छे नहीं थे। बचपन में मैंने जब गोल्ड मेडल जीता था तो वो उस दिन फंक्शन में नहीं आए थे और तब से मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। अब ये सुनकर फोन खड़ी हो जाती है और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में उस दिन उसके दादाजी जल्दी जल्दी में उस फंक्शन में शामिल होने जा ही रहे थे, लेकिन उस समय फोन को एक सांप ने काट लिया था और उसे रास्ते में देखते ही दादाजी तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे और इस प्रकार दादाजी ने फोन की जान बचाई थी। फोन कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी की वजह से आज जिंदा हूँ, ऐसे इंसान के बारे में तुम गलत बातें कर रहे हो। ये सब सुनकर तो काओ बड़ा हैरान हो जाता है और उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं होता। वो दादाजी को याद करके रोने लग जाता है। फिर वो फोन से कहता है कि इतने सारे लोगों को बचाने का काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर सकते और इसके लिए हमें और भी कई लोगों की मदद लेनी होगी। फोन उसको एक मस्त आइडिया देती है। अब काओ ने जिस गिली दीवार को देखा होता है उस दीवार के पीछे जरूर पानी होगा और इन छिपकलियों को पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी दीवार को बनाया है ताकि वो पानी बाहर से या ना आ सके। तो अगर किसी तरह हम इस दीवार को तोड़ देते हैं और बाहर से पानी यहाँ पर आ जाए तो छिपकलियां मर जाएंगी। वे दोनों इस प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो छिपकली ने मही को निगल लिया होता है और उसे भी मारे बगैर वो उसी गुफा में लेके आती है और बाकी लोगों की तरह उसको दीवार में सील करके रखा होता है। यहाँ काओ और फोन किसी तरह से बाहर निकल गए होते हैं और वो छिपकली उनका पीछा करते हुए आती है। तब सामने देखते हैं तो कुछ योयो बॉयज खड़े होकर मजे कर रहे होते हैं और उनको देखकर ये दोनों चिल्लाकर कहते हैं, अरे बदमाशों, यहाँ विशाल छिपकली आ रही है, तुम सब तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वे इनकी बातों को सुनते नहीं है और तब वो छिपकली उन्हें देख लेती है और वो तेजी से उड़ते हुए उनकी तरफ आने लग जाती है। अब ये लोग अपनी बंदूकों से उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे छिपकली को कुछ भी नहीं होता और इसका बदला लेते हुए वो छिपकली एक आदमी को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। वो छिपकली किसी पर भी तरस खाए बिना हर एक को निगलने लग जाती है और उसी समय काओ होश में आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उस छिपकली को फोन के पीछे खड़े देखता है। वो छिपकली धीरे धीरे फोन को निगलने लगती है और काओ उसको अपनी बंदूक से काफी बार शूट करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो छिपकली वहां से चली जाती है। अब काओ उस छिपकली के पीछे जाने लग जाता है लेकिन वो लड़के उसको ऐसा करने ही नहीं देते। वे उसे कहते हैं कि भाई अब तो उसने फोन को मार ही दिया होगा। काओ कहता है नहीं, उसने उसे जरूर जिंदा रखा होगा क्योंकि वो अपने अंडों में से बाहर आने वाले बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा है और फोन को भी वो बचा कर रखेगा। वो आगे कहता है कि इसके पहले कि वो फोन को खा जाए मुझे तुरंत जाकर उसको बचाना होगा। फिर वो अपने फ्लेयर गन से आसमान में शूट करता है और उस सिग्नल को देखकर दूसरी टीम भी उस जगह पर पहुंच जाती है और जेन भी अपने साथ कई लोगों को लेकर वहां चली जाती है। वे सब आकर पूछते हैं कि क्या बात, तुमने पानी ढूंढ लिया? तो काओ उन सभी को उस छिपकली की वीडियो दिखाकर कहता है कि यहाँ छिपकली इस गांव के लोगों को मार रही है और हमें इसे पहले मारना होगा और इसके जाल में फंसे हुए लोगों को हमको बचाना होगा। इसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब छिपकली को दिखाते हैं तो ये फोन को गुफा में लेके आ गई है और जब वो उसको भी दीवार में सील करने जाती है तो ऊपर से सभी लोग लगातार हॉर्न बजाते हैं और उस आवाज को सुनकर छिपकली जल्दी जल्दी बाहर आने लग जाती है और तभी यो होश में आकर फोन को पुकारने लगता है। बाहर सभी लोग लगातार हॉर्न को बजाते रहते हैं और जब वो छिपकली अचानक से बाहर आ जाती है तो वो छिपकली उनके बनाए गए ट्रैप में फंस जाती है और फिर लोग अपनी गाड़ी में रखे हुए बोर मशीन को ऑन करके उस छिपकली को मारने के लिए उसके पास आते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर उसके गले में लगा हुआ ट्रैप खुल जाता है और सामने के 2 लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते। काओ की बोर मशीन छिपकली के हाथों में घुस जाती है और फिर इससे गुस्से में आकर छिपकली काओ को एक ही शॉट में मार डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन तब तक काओ जल्दी से बाहर आकर गिर जाता है। अब वो छिपकली और काओ आमने सामने खड़े हैं। तभी बाहर का एक इंसान छिपकली के चेहरे पर एक बोतल को फेंक देता है जिससे उसके चेहरे पर आग लग जाती है और उस दर्द को सहन न कर पाने से छिपकली फिर से गुफा में चली जाती है। उसी समय जेन अपने साथ कई लोगों को लेकर उस गिरी दीवार के पास जाती है और वे सब उस जगह पर काफी बॉम्ब सेट कर देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उस छिपकली ने जिन लोगों को पकड़कर वहां सील किया गया होता है उन सभी को बचा भी लेते हैं और जब ये सब मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी अचानक वो जगह लड़खड़ाने लग जाती है और उससे घबराकर मही उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ भागने लग जाता है और अब ये सोचते हैं कि अगर उसे बचाने गई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर वे सब खुद की जान बचाते हुए गुफा से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी काओ को एक बात पता चलती है कि फोन उनके साथ नहीं आई है क्योंकि जब मही घबराकर दूसरी तरफ भागा होता है
तो उसको बचाने के लिए फॉन भी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे गई थी। अब काओ उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए रिमोट को अपने साथ लेके आता है और उन्हें कहता है तुम लोगों को हमारे आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम एक काम पूरा करके वापस लौट जाएंगे। ये कहकर वो गुफा में चला जाता है और उसी समय वहाँ फॉन मी को ढूंढ लेती है और उसे कहती है चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से निकल रहे होते हैं ठीक उसी समय वो छिपकली आकर खड़ी हो जाती है। अब उसको देखकर मही डर जाता है और वहाँ से रफू चक्कर। अब वहाँ फोन अकेली खड़ी रहती है और जब छिपकली उसको खाने के लिए आती है तभी अचानक काव वहाँ कूदकर एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर मार देता है और इससे छिपकली थोड़ी घायल हो जाती है और उन्हें कुछ नहीं कर पाती। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए वे दोनों वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन छिपकली उनका पीछा करने लगती है। तभी वे भागकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और तब वो छिपकली अपनी पूंछ से फोन को उठा लेती है। वो काव को भी खाने जा रही होती है, लेकिन काव उसी समय अपने जेब में से फ्लेयर गन निकालकर उसके कान में शूट कर देता है और दर्द होने के कारण वो फोन को छोड़ देती है। फिर वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और भागते समय काव उस रिमोट के बटन को प्रेस कर देता है जिससे उनके सेट किए हुए सारे बॉम्ब फट जाते हैं और फिर उस दीवार के पीछे का पानी तेजी से बाहर बहने लगता है और पानी उस छिपकली पर आकर गिरता है और उसको डुबा देता है, उसके सारे अंडों को भी नष्ट कर देता है और आखिर में काव, फॉन, जेन और यो गुफा से बाहर आ जाते हैं और इतने सालों से सूखी पड़ी उस बंजर जमीन में अब कुछ समय बाद ही हरियाली पनपने लगेगी और अब उनको पानी भी मिल चुका है और इस प्रतियोगिता में काओ ही जीता है। अब हम सोचेंगे कि इतना कुछ हो गया, लेकिन मही का क्या हुआ? तो मही किसी तरह गुफा से बाहर निकल ही जाता है और तो और उसने छिपकली के एक अंडे को भी साथ ले लिया है और मई हंसते हुए उस अंडे को देख रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।